और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हमें उस जटिल जाल को समझना है जिससे हमारा अपना दिमाग हमारे लिए बुनता रहता है। और सबसे जरूरी बात ये खोजना है कि इस ओवर थिंकिंग के झमेले से बाहर कैसे निकला जाए। एग्जैक्टली क्योंकि अक्सर देखा गया है कि रात के 2 बज रहे होते हैं, कोई इंसान बिस्तर पे लेटा है और अचानक दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझसे कल वाला प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, या फिर शायद मेरी जिंदगी सही दिशा में नहीं जा रही है। हाँ, और बिना किसी ठोस सबूत के इंसान इन डरावनी कहानियों को सच मानकर बैठ जाता है। मतलब बेवजह का तनाव मोल ले लेता है। वही तो। और अगर हम इस किताब और इसके लेखक के बारे में बात करें तो जोसेफ गुयन अब मुख्य रूप से एक माइंडसेट कोच हैं। बिल्कुल, उनका पूरा काम ही लोगों को उनकी अपनी मानसिक उलझनों और खुद के बनाए हुए जो मानसिक बंधन होते हैं ना, उनसे बाहर निकालना है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि ये कोई भारी भरकम साइकोलॉजी की एकेडमिक किताब नहीं है। हाँ, मैंने भी नोट्स में देखा कि इसमें पन्नों के पन्ने जटिल सिद्धांतों से नहीं भरे हैं। सही बात है, ये बहुत ही सरल भाषा में एक बेहद गहरी सच्चाई पेश करती है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो एंग्जाइटी, नकारात्मक विचारों और लगातार ज्यादा सोचने की जो एक आदत होती है उससे बुरी तरह परेशान है। और अगर हम इंसान के विकासवादी इतिहास को देखें, मेरा मतलब है एवोल्यूशन को समझें, तो हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी हुई है कि वो हमेशा खतरे को ढूंढता रहता है। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। विकासवादी नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग असल में हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो बस हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह। एग्जैक्टली। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो झाड़ियों के हिलने पर यह सोचना कि वहां कोई खूंखार जानवर हो सकता है, ये एक सर्वाइवल की तकनीक थी। जो इंसान ये सोचता था कि खतरा है वो बच जाता था। हाँ, और जो सोचता था कि बस हवा चल रही है वो शायद मारा जाता था। बिल्कुल। अब आज के आधुनिक समय में हमारे आसपास वो खूंखार जानवर तो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग का वो जो खतरा भांपने वाला हिस्सा है वो आज भी उतना ही एक्टिव है। तो अब वो झाड़ियों के हिलने की जगह किसी के अनसुने मैसेज या ऑफिस के एक छोटे से ईमेल को खतरे की तरह दिखने लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं से ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है। लेखक ने बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझाया है कि कैसे हम अपने ही इन आदिम ख्यालों के कैदी बन जाते हैं। इस संदर्भ को समझने के बाद ना, किताब का जो सबसे बड़ा दावा है वो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट लगने लगता है। जोसेफ गुयन कहते हैं कि इंसान का जो दुख है, उसकी जो परेशानी है, वो ज्यादातर उसकी अपनी सोच से पैदा होती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। ये किताब का कोर आइडिया है। लेकिन सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे इस पर थोड़ा सा संदेह हुआ। मैं सोच रहा था कि जब किसी के जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है, जैसे किसी की नौकरी चली जाए या कोई भारी आर्थिक नुकसान हो जाए, तो दुख तो होगा ही ना। उसे हम सिर्फ सोच का नतीजा कैसे कह सकते हैं? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर लोग इस सिद्धांत को लेकर यही सवाल उठाते भी हैं। इसे समझने के लिए ना हमें दर्द और पीड़ा, या जिसे हम दुख कहते हैं, उसके बीच के अंतर को समझना होगा। दर्द और दुख के बीच का अंतर? जी, बाहरी परिस्थितियां हमें दर्द दे सकती हैं, लेकिन दुख हमारी सोच से आता है। चलिए इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह ऑफिस जाते समय भारी ट्रैफिक में फंस गया है। जो कि रोज ही होता है बड़े शहरों में। बिल्कुल। अब ट्रैफिक में फंसना एक वास्तविक परिस्थिति है, ये एक तथ्य है। इससे जो शारीरिक असुविधा हो रही है या समय खराब हो रहा है वो दर्द है। लेकिन उस कार में बैठे बैठे व्यक्ति का दिमाग जो कहानी बुनना शुरू करता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, या फिर मेरा तो आज का पूरा दिन ही बेकार हो गया, बॉस मुझे जरूर डांटेगा और शायद मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाए। ये सब क्या है? ये तो एक पूरा मानसिक ड्रामा है जो उसने खुद क्रिएट कर लिया। एग्जैक्टली। परिस्थिति सिर्फ इतनी थी कि गाड़ियां धीरे चल रही थीं, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने विचारों से उस परिस्थिति को एक बहुत बड़े संकट और अस्तित्व के खतरे में बदल दिया। असल दुख इस बुनी हुई कहानी से पैदा होता है, उस ट्रैफिक से नहीं। ये उदाहरण चीजों को बहुत साफ कर देता है। मतलब परिस्थिति तो बस एक कैनवस है, लेकिन उस पर डरावनी पेंटिंग हम अपनी सोच से बनाते हैं। बहुत खूब कहा आपने। सोर्स मटेरियल में एक और बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण दिया गया है जो ऑफिस के माहौल से जुड़ा है। मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दी, सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन मीटिंग के अंत में उस व्यक्ति ने देखा कि कमरे में बैठा एक खास इंसान ताली नहीं बजा रहा है या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, तो दिमाग तुरंत एक कहानी बना लेता है कि उसे मेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं आया या वो मुझसे चिढ़ता है।
इंसान उस एक पल को पकड़कर अपनी पूरी मेहनत पर पानी फेर लेता है। और मजे की बात यह है कि उस इंसान को पता भी नहीं होता कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वही तो। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल और आता है, क्या कई बार हमारा ये सोचना सही नहीं होता? मतलब जिसे हम ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, वो हमारा इंट्यूशन या कोई सही अंदाजा भी तो हो सकता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है कि हम इंट्यूशन और डर से पैदा हुई ओवरथिंकिंग के बीच फर्क कैसे करें। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि इंट्यूशन अक्सर शांत और स्पष्ट होता है, जबकि ओवरथिंकिंग हमेशा बेचैनी और डर से भरी होती है। इंट्यूशन शांत होता है। हाँ, अब उस प्रेजेंटेशन वाले उदाहरण को ही ले लेते हैं। क्या ये एक प्रमाणित तथ्य है कि उस व्यक्ति को काम पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि वो व्यक्ति बस अपनी किसी घरेलू समस्या के बारे में सोच रहा हो, या शायद उसे याद आ गया हो कि उसने अपनी गाड़ी लॉक नहीं की है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है, हमारे विचार और वास्तविकता के बीच एक दूरी बनाना कितना जरूरी है। लेखक यही समझाना चाहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि दिमाग में कोई विचार आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विचार सच है। मतलब विचार सिर्फ हमारे दिमाग से गुजरने वाली मानसिक घटनाएं हैं, वो कोई अंतिम सत्य नहीं है। एकदम सही, वो कोई भविष्यवाणी नहीं है। किताब का एक बड़ा संदेश यही है कि हम अपने विचारों के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। हम अपने विचारों के मालिक हैं। ये सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल है ना। जब कोई इंसान गुस्से में होता है या बहुत डरा हुआ होता है, तो क्या उसके लिए खुद को ये याद दिलाना इतना आसान होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता। जब भावनाएं हावी होती हैं तो तर्क काम नहीं करता। यही कारण है कि मुझे इस किताब में दी गई व्यावहारिक तकनीकों पर चर्चा करना बहुत जरूरी लगता है। इसमें एक तकनीक का जिक्र है जिसे लेबलिंग तकनीक कहा गया है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, ये काम कर सकती है। ये बहुत ही पावरफुल तकनीक है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि मानसिक स्तर पर यह तकनीक असल में काम कैसे करती है। मतलब सिर्फ लेबल लगाने से क्या होता है? ये तकनीक मनोविज्ञान में भी काफी मान्यता प्राप्त है और ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदल देती है। चलिए इसे लागू करने का तरीका समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान के दिमाग में एक विचार आता है कि मैं इस काम में बुरी तरह फेल हो जाऊंगा। और फिर घबराहट शुरू हो जाती है। हाँ, आमतौर पर लोग इस विचार को सच मानकर घबराने लगते हैं। उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन लेबलिंग तकनीक हमें सिखाती है कि हम इस विचार के ढांचे को थोड़ा सा बदल दें। मैं फेल हो जाऊंगा कहने के बजाय खुद से कहना होता है कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा, या मुझे ये विचार आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो सिर्फ मुझे विचार आ रहा है जोड़ने से क्या सच में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है? ऐसा लगता है कि हम सिर्फ शब्दों के साथ खेल रहे हैं। देखने में ये भले ही शब्दों का खेल लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। जब कोई इंसान कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो वह उस विचार के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। मतलब वो उसे अपनी सच्चाई मान लेता है। हाँ, और तब दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। ओहो, तो मतलब पसीना आना और घबराहट होना इसी वजह से होता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब इंसान कहता है मुझे ये विचार आ रहा है, तो वो अचानक अपने और उस विचार के बीच एक मानसिक दूरी बना लेता है। ऐसा करने से दिमाग का आगे का हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। और ये हिस्सा किस चीज के लिए जिम्मेदार है? ये लॉजिक और तर्क के लिए जिम्मेदार है। अब वो विचार इंसान पर हावी नहीं हो रहा है, बल्कि इंसान उसे एक बाहरी दर्शक की तरह देख रहा है। मानसिक शांति की शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि अब ये एहसास होता है कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं तो बस इस विचार को देखने वाला हूं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस तकनीक को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। बिल्कुल। जब हम खुद को विचारों से अलग कर लेते हैं, तो तनाव खुद ब खुद कम होने लगता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सिद्धांत है जिस पर सोर्स नोट्स में बहुत गहराई से चर्चा की गई है। वो है अनुभव बनाम कहानी का सिद्धांत। हाँ, एक्सपीरियंस वर्सेस स्टोरी। अक्सर जब कोई वास्तविक घटना घटती है तो दिमाग तुरंत उस अनुभव के चारों ओर एक बड़ी सी कहानी बुनने लगता है। जैसे कि हमने पहले वो ट्रैफिक वाले उदाहरण में बात की थी। क्या हम इसका कोई ऐसा और रोजमर्रा का उदाहरण ले सकते हैं जिससे यह सिद्धांत पूरी तरह से साफ हो जाए? जरूर ले सकते हैं। इसे ऐसे समझें कि हर घटना के दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है वास्तविक अनुभव या तथ्य, जो एकदम निष्पक्ष होता है।
जिसे आप किसी अदालत में साबित कर सकते हैं या कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कोई ठोस सबूत। हाँ, उदाहरण के लिए किसी इंसान ने अपने एक दोस्त को सुबह 10 बजे एक मैसेज भेजा। दोपहर के 2 बज गए हैं और उस दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये तो हम सबके साथ होता है। अब देखिए, ये एक तथ्य है, इसका कोई रंग या भावना नहीं है। मैसेज गया और रिप्लाई नहीं आया, बस। अब आता है दूसरा हिस्सा, जो है कहानी, जो हमारा दिमाग सुनाना शुरू करता है कि वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। हाँ, या शायद मैंने पिछली बार जो बात कही थी उसका उसे बुरा लग गया है, अब वो मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। ये पूरी की पूरी कहानी काल्पनिक है। और मजे की बात यह है ना कि शरीर और भावनाएं उस तथ्य पर नहीं बल्कि उस काल्पनिक कहानी पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इंसान उदास हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, जबकि असल में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। किताब हमें यह अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है कि रोजमर्रा की घटनाओं में तथ्यों को कहानियों से अलग किया जाए। जब कोई इंसान उस कहानी वाले हिस्से को काटकर अलग कर देता है तो उसके पास सिर्फ एक ऐसा तथ्य बचता है जिससे निपटना बहुत आसान होता है। जैसे सिर्फ ये सोचना कि दोस्त ने मैसेज नहीं देखा, शायद वो काम में व्यस्त होगा, मैं शाम को फिर बात कर लूंगा। बिल्कुल, तनाव हमेशा उस बुनी हुई कहानी से आता है, तथ्य से नहीं। अगर हम दिन भर में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू कर दे कि क्या जो मैं अभी सोच रहा हूं वो एक तथ्य है या मेरी बनाई हुई कहानी, तो बहुत सारी मानसिक उलझनें वहीं खत्म हो जाएंगी। ये तथ्य और कहानी को अलग करने वाला फिल्टर सच में बहुत काम का है। और इस कहानी को बुनने की आदत से बचने का एक और तरीका जो किताब में बताया गया है वो है वर्तमान क्षण में रहना, लिविंग इन द प्रेजेंट। हाँ, अभी एक ऐसा विषय है जो लगभग हर सेल्फ हेल्प किताब में मिलता है ना? लेकिन फिर भी हम हमेशा या तो भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं या फिर अतीत की बातों को लेकर पछतावा करते रहते हैं। हमारा दिमाग आखिर इस आज और अभी से इतना भागता क्यों है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, दिमाग का काम ही समस्याओं को सुलझाना है, इसलिए वो लगातार भविष्य की तरफ दौड़ता है ताकि आने वाले खतरों का पहले से ही अनुमान लगा सके। तो वो एक तरह से हमें तैयार कर रहा होता है। हाँ, अगर हम मनोविज्ञान के पन्नों को पलटें तो घबराहट या एंग्जाइटी हमेशा भविष्य की कल्पना से ही पैदा होती है। कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और अतीत के बारे में क्या? अवसाद या पछतावा अक्सर अतीत की घटनाओं से जुड़ा होता है। मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने वो मौका नहीं गंवाया होता। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो वर्तमान का ये पल, ठीक अभी का जो क्षण है, वो अक्सर उतना बुरा नहीं होता जितना दिमाग उसे बनाकर पेश करता है। बिल्कुल सही बात है। अभी इस वक्त हम आराम से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कोई खतरा नहीं है। एग्जैक्टली। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी जागरूकता इस पल में ले आता है, अपनी सांसों पर, अपने आसपास की आवाजों पर या उस काम पर जो वो अभी कर रहा है, तो वो अपने दिमाग को समय यात्रा करने से रोक देता है। मतलब जब दिमाग भविष्य या अतीत में भटक नहीं रहा होता है तो उसे कोई नई डरावनी कहानी बुनने का कच्चा माल ही नहीं मिलता। वर्तमान में रहने का सीधा सा मतलब है दिमाग की उस फैक्ट्री को बंद कर देना जहां ये सारे डरावने ख्यालात बनते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे समेटा। वर्तमान में रहने का अभ्यास एक तरह से ओवरथिंकिंग के सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन किसी भी चीज को आंख बंद करके मान लेना हमारी इस गहन चर्चा का हिस्सा नहीं है। अब समय है कि हम इस किताब और इसके विचारों का एक संतुलित और आलोचनात्मक विश्लेषण करें। बिल्कुल, निष्पक्ष होकर देखना जरूरी है। अगर हम इस किताब के सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इसकी सरल भाषा और छोटे अध्याय। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इसे बहुत ही कम समय में पढ़ सकता है और इसके विचारों को बिना किसी उलझन के समझ भी सकता है। हाँ, जो लोग ओवरथिंकिंग के दलदल में फंसे हैं और जिन्हें भारी किताबें पढ़ने से घबराहट होती है, उनके लिए ये एकदम सही टूल किट की तरह काम करती है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी तो होंगी। जी, अगर हम निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें तो कई कमियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि इसमें साइंटिफिक रिसर्च या वैज्ञानिक शोधों का जिक्र ना के बराबर है। मतलब कोई हार्ड डेटा नहीं है इसमें। नहीं, जो लोग मनोविज्ञान के पीछे के विज्ञान, डेटा और केस स्टडीज को पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हें ये किताब थोड़ी कमजोर लग सकती है। ये मनोविज्ञान की किताब कम और एक दार्शनिक या कोचिंग मैनुअल ज्यादा लगती है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। इसके अलावा किताब के कुछ विचार बार बार दोहराए गए लगते हैं, जिससे कुछ पाठकों को ऊब महसूस हो सकती है।
और शायद एक बात यह भी है कि जो लोग पहले से इस विषय पर पढ़ चुके हैं उनके लिए इसमें कुछ नया ना हो। सोर्स नोट्स में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का जिक्र था। मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएं ताकि जिन लोगों ने यह नाम पहली बार सुना है उन्हें भी संदर्भ समझ में आ जाए। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। जिन लोगों ने पहले से ही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में पढ़ रखा है उनके लिए यह किताब कुछ बहुत नया पेश नहीं करती। सीबीटी असल में मनोविज्ञान की एक बहुत ही प्रमाणित और वैज्ञानिक तकनीक है। इसमें क्या सिखाया जाता है? इसमें इंसान को ये सिखाया जाता है कि वो अपने नकारात्मक विचारों को कैसे पहचाने और उन्हें तार्किक विचारों से कैसे बदलें। ये थेरेपी इस बात पर आधारित है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। समझ रहा हूं। तो जोसेफ ग्वेन की किताब में जो लेबलिंग तकनीक या तथ्य बनाम कहानी की बात की गई है वो काफी हद तक सीबीटी के बुनियादी सिद्धांतों से ही प्रेरित है। इसलिए जो अनुभवी पाठक हैं उन्हें ये बातें पुरानी लग सकती हैं। यह आलोचना काफी हद तक सही है। वैज्ञानिक डेटा की कमी और विचारों का दोहराव इससे कोई एकेडमिक मास्टरपीस तो नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगता है कि हर किताब का अपना एक लक्षित पाठक वर्ग होता है। बिल्कुल सही कहा। जब कोई इंसान गहरे तनाव या एंग्जाइटी से गुजर रहा होता है तो उस समय उसका दिमाग इतना थका हुआ होता है कि वो भारी भरकम रिसर्च पेपर या क्लिनिकल शब्द नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, उस वक्त बस एक राहत की जरूरत होती है। वही तो, उस वक्त इंसान को बस एक ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में कहे, शांत हो जाओ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इस नजरिए से देखें तो इस किताब की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और वो जो दोहराव है वो शायद इसलिए है ताकि तनाव से गुजर रहे व्यक्ति के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाए। ये नजरिया भी अपनी जगह बिल्कुल सटीक है। ज्ञान का असली मूल्य इसमें नहीं है कि वो कितना जटिल है, बल्कि इसमें है कि वो कितने लोगों के जीवन में काम आ सकता है। कभी-कभी सबसे गहरे सच सबसे सरल शब्दों में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई किताब किसी इंसान को उसके विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकालकर उसे थोड़ी शांति दे सकती है तो वो अपना उद्देश्य पूरा कर रही है। और इसी बात को जीवन में उतारने को लेकर अगर मैं व्यक्तिगत स्तर पर सोचूं तो इन सोर्स नोट्स को पढ़ते हुए मैंने खुद एक बड़ा बदलाव महसूस किया। पहले अक्सर ऐसा होता था कि दिमाग में आने वाले हर एक नकारात्मक विचार को मैं परम सत्य मान लेता था। ये हम सभी के साथ होता है। हाँ, मतलब अगर दिमाग ने कह दिया कि कोई काम खराब होने वाला है तो ऐसा लगता था कि वो सच में खराब ही होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कि हम अपने विचार नहीं हैं, चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो अब आप ऐसे विचारों को कैसे हैंडल करते हैं? अब जब भी कोई डरावना या नकारात्मक विचार आता है तो एक पल के लिए रुकना आसान हो गया है। उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से ये पूछना कि क्या ये विचार सच है या सिर्फ दिमाग की गढ़ी हुई कहानी है, ये बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से बचा लेता है। ये जो रुकना और सवाल करना है ना, यही वो एक्शन पॉइंट है जो हमारी इस पूरी चर्चा का सार है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जहां इस सिद्धांत का परीक्षण होता है। हाँ, जैसे ऑफिस में या घर पर। बिल्कुल। जब भी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो, रिश्तों में कोई गलतफहमी पैदा हो जाए या भविष्य को लेकर डर सताने लगे तो दिमाग का अलार्म सिस्टम बजने लगता है। उस वक्त घबराने के बजाय सिर्फ एक गहरी सांस लेना और खुद से ये पूछना काम आता है कि क्या ये विचार एक ऐसा तथ्य है जिसे मैं साबित कर सकती हूँ या ये सिर्फ मेरा एक डरावना अनुमान है। और ज्यादातर मामलों में जवाब यही होता है कि ये सिर्फ एक अनुमान है। एग्जैक्टली। और जैसे ही ये स्वीकार कर लिया जाता है कि विचार सिर्फ एक अनुमान है, उस विचार की ताकत आधी रह जाती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो चलिए इस गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से संक्षेप में समेट लेते हैं ताकि ये हमारे श्रोताओं के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आज की हमारी सबसे बड़ी सीख ये रही कि इंसान अपने विचारों का समूह नहीं है। विचार सिर्फ आसमान में उड़ने वाले बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। शुक्रिया। और ओवरथिंकिंग और हमारी अपनी गढ़ी हुई काल्पनिक कहानियां ही हमारे ज्यादातर दुखों का मुख्य कारण है, कोई बाहरी परिस्थितियां नहीं। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे लेबलिंग जैसी आसान तकनीकों का इस्तेमाल करके और वास्तविक तथ्यों को मनगढ़ंत कहानियों से अलग करके उस मानसिक शांति को वापस पाया जा सकता है जो इस भागदौड़ भरी दुनिया में कहीं खो गई है। ये सभी बिंदु पूरी तरह से इस विषय के मूल सिद्धांत को दर्शाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बातें नहीं हैं, बल्कि हर दिन अभ्यास करने वाली चीजें हैं। इस चर्चा के बाद
ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है कि जीवन में जो स्ट्रेस या तनाव महसूस होता है उसकी असली वजह कोई बाहरी समस्या है या अपनी ही सोच का पुराना पैटर्न। हम चाहेंगे कि जो भी लोग ये सुन रहे हैं वो इस पर विचार करें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त या परिवार का सदस्य है जो ओवरथिंकिंग से जूझ रहा है तो उनके साथ ये चर्चा जरूर साझा करें। बिल्कुल, एक छोटा सा नजरिया बदलने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। जब भी अगली बार कोई विचार बेवजह परेशान करे तो उस पर सवाल जरूर उठाया जाना चाहिए। खुद को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। और अंत में मैं एक ऐसे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी जो मनोविज्ञान और दर्शन दोनों की गहराइयों से आता है। आज हमने बात की कि इंसान अपने विचारों से अलग है और ये सारी कहानियां सिर्फ दिमाग की उपज हैं। सही है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर कोई इंसान वो विचार नहीं है जो उसके दिमाग में चल रहे हैं, तो वो कौन है जो शांति से पीछे खड़े होकर इन विचारों को आते और जाते हुए देख रहा है? वो दर्शक कौन है जो ये जान पा रहा है कि मुझे विचार आ रहे हैं? ये तो एकदम जड़ में जाने वाली बात हो गई। हाँ, अगली बार जब कोई नकारात्मक या डरावना विचार परेशान करे तो उस विचार से लड़ने या उसमें उलझने के बजाय अपने भीतर के उस शांत दर्शक को खोजने की कोशिश कीजिएगा। विचार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो दर्शक हमेशा शांत रहता है। वाह, ये सच में बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो खुद की पहचान को लेकर एक पूरी नई खिड़की खोलता है। मुझे लगता है कि आज रात बहुत से लोग इस पर सोचने वाले हैं। तो इसी शानदार विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हर बार की तरह इस सफर का हिस्सा बनने और नए विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, शांत रहें और याद रखें, दिमाग की हर कहानी पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। विदा लेते हैं एक नई सोच के साथ।